बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की ये वीडियो क्लास 12 के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि आपको पता है कि आपके जो मिड टर्म के एग्जाम है 2022-23 के काफी नजदीक आ चुके हैं, तो इसी को देखते हुए हम आपके लिए सैंपल पेपर विद सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं। और आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है सोशियोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र। काफी बच्चों के पास ये सब्जेक्ट होता है। और एक चीज बता देता हूँ, ये जो क्वेश्चन पेपर है विद सॉल्यूशन मैं आपको कंप्लीटली हिंदी लैंग्वेज में समझाऊंगा, और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे रहेंगे उनके लिए मैं आंसर आपको दिखा दूंगा। तो चलिए पहले पेपर पैटर्न को समझते हैं। देखो, टाइमिंग हमारी 3 घंटे की है। मैक्सिमम मार्क्स हमारे 80 हैं। टोटल नंबर ऑफ सेक्शन 4 होंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चन 35। सेक्शन नंबर 1 में यानी कि खंड का में 16 क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू बेस्ड, और 2 क्वेश्चन में हमें चॉइस मिलेगी। खंड ख में हमारे टोटल 17 से 25 क्वेश्चन होंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 से 25 तक, और 2 मार्क्स के रहेंगे जिनमें से भी 2 क्वेश्चन में चॉइस मिलेगी। खंड ग में हमारे 26 से 32 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 2 क्वेश्चन जो है वो हमारे केस आधारित रहेंगे 4 मार्क्स के, बाकी भी 4 मार्क्स के होंगे। अब इसमें एक क्वेश्चन में हमें चॉइस मिलेगी। और खंड घ में 33 से 35 6 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन में चॉइस होगी और एक क्वेश्चन आपका जो पैसेज बेस्ड होने वाला है। टोटल 3 क्वेश्चन होंगे 6 मार्क्स। तो ये तो हो गया आपका पेपर का पैटर्न। ठीक है, नंबर ऑफ सेक्शन कितने होंगे, क्वेश्चन कितने होंगे, ये सारी चीजें। अब हम क्वेश्चन पेपर को समझते हैं। एक चीज और पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ध्यान से सुनना। ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये जो अभी आपने क्वेश्चन पेपर का पैटर्न देखा है, ये अभी तक का लेटेस्ट पेपर का पैटर्न है। अगर एग्जाम से पहले, आपके मिड टर्म के एग्जाम से पहले इसमें कुछ चेंजेस होते हैं, चाहे वो क्वेश्चन हो, क्वेश्चन पेपर के पैटर्न में हो, तो मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के अपडेट दे दूंगा और क्वेश्चन पेपर भी आपको समझा दूंगा। अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो अभी तक का लेटेस्ट पेपर जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग चलिए हम क्वेश्चन आंसर को शुरुआत करते हैं। देखो, खंड का यानी कि सेक्शन ए है, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 16 है। इधर क्वेश्चन हम सीधे क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसका आंसर पढ़ेंगे, बाकी की हमें ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा गढ़ा गया। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है हमारे पास, किसके द्वारा जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत दिया गया। सीधा हम राइट आंसर समझेंगे, बाकी के ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे। राइट आंसर है इसका मालथस, इसके द्वारा दिया गया है, मालथस के द्वारा। अथवा में क्वेश्चन है हमारा, भारत में जनगणना किस वर्ष में शुरुआत की गई थी। तो वो कौन सा वर्ष था जब भारत में जनगणना की शुरुआत हुई थी। 4 ऑप्शन है हमारे सामने। इसका भी ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1881, यानी कि भारत में जनगणना 1881 वर्ष में शुरू हुई थी। इसी तरीके से इंग्लिश में, हु इन्वेंटेड या फिर हु कॉइन्ड द थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। इसका नाम आंसर है माल्थस। कैंस इन इंडिया was started in the year 1881। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अल्पसंख्यकों से संबंधित अनुच्छेद। तो अगर आपको भारतीय संविधान के अधिकार के बारे में, मौलिक अधिकारों के बारे में पता होगा, तो आपको इसका आंसर आसानी से पता चल जाएगा। इसका राइट आंसर है कि अल्पसंख्यकों से संबंधित जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 29 और 30। ठीक है, 29 एंड 30। क्वेश्चन थर्ड है हमारा, सांस्कृतिक विविधता का उदाहरण है। तो इसमें आपको कोई ज्यादा बहुत डिफिकल्ट सवाल नहीं दिख रहा होगा, सिंपल सा आंसर है इंडिया। ठीक है, एन एग्जाम्पल ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी इट वाज इंडिया, इट इज ऑल्सो इंडिया एंड ऑल्सो इट विल बी इंडिया। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण और जाति में अंतर स्पष्ट करता है। यानी कि ऐसे ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा सही है ये हमें चूज करना है। तो अब ये इसका जो राइट आंसर है वो देखो हमारा है ऑप्शन 4। ठीक है, अभी हमें तीनों ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे राइट कैसे, क्योंकि देखो वर्ण जो है वो कर्म प्रधान है और जाति जन्म प्रधान है। बिल्कुल राइट है। वर्ण व्यवस्था लचीली होती है, जाति व्यवस्था कठोर होती है। राइट है। वर्णों की संख्या 4 होती है, जबकि जातियों की संख्या हजारों में, लगभग 3000 जातियों से भी ज्यादा। तो ये वर्ण और जाति एक दूसरे के अंतर को यहाँ पे स्पष्ट कर रहे हैं, तो हम कहेंगे ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी, ये वाला हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन टू द डिफरेंस बिटवीन वर्ण एंड जाति। तो ये चारों हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि में परिवार नियोजन के कार्यक्रम को गहरा धक्का लगा। यह राष्ट्रीय आपातकाल की जो अवधि थी वो क्या थी, यानी कि हमें सिंपल सा बताना है, भारत में जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा उसकी अवधि क्या रही। ठीक है, तो उसकी अवधि जो रही है वो है 1975 से 6, क्योंकि यहाँ पे और कोई मैच जो मेल नहीं खा रहा है। अगर 1975 से 6 है, यही आप इसका सही मेल है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा है। इसी तरीके से आप इंग्लिश में देख, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा,
समाज सुधार आंदोलन में कौन सा सही नहीं है? तो सती प्रथा भी है, जाति प्रथा, विधवा पुनर्विवाह ये भी है। अब जो सही नहीं है वो है एक परिवार एक आवास। ये कोई समाज सुधार आंदोलन नहीं था, ना ही तो ऐसा आंदोलन हुआ है। तो ऑप्शन सेकंड जो है वो राइट है। ठीक है, वन फैमिली वन रेजिडेंस इज नॉट करेक्ट फॉर सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट। 7 क्वेश्चन है, जो हमारा सेकंड पिछड़ा वर्ग आयोग था ये कब बना था? ठीक है, आपके सामने ये 4 ऑप्शन है, इसमें से राइट आंसर होगा दूसरा जो हमारा पिछड़ा वर्ग आयोग है ये 1979 में बना था। सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन कब बना है? 1979। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय समाज की प्रमुख संस्थाओं में कौन से शामिल है? तो इसमें जाति भी शामिल है, जनजाति भी शामिल है और परिवार भी। तो उपरोक्त सभी यहाँ पे राइट हो जाएगा। Which are included in the major institutions of Indian society? तो कास्ट, ट्राइब, फैमिली, ऑल ऑफ दी अबव राइट है, ऑल दी। अब है यहाँ पे 9, एकल परिवार के बारे में कौन सा कथन इनमें से सही है? अब देखो यहाँ पे ये 4 ऑप्शन है, तो एकल परिवार के बारे में हमें समझाना है कि कौन सा सही है। एकल परिवार में क्या होता है कि माता पिता और उसके बच्चे रहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे पहला ऑप्शन जो है माता पिता और उनके बच्चे, ये एकल परिवार में शामिल होते हैं। हमारा पहला जो ऑप्शन है ये राइट होता है। ठीक है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट न्यूक्लियर फैमिली? इसका राइट आंसर है दिस इंक्लूड्स पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रंस ओनली। अब यहाँ पे देखो हमें एक रिक्त स्थान भरना है क्वेश्चन नंबर 10 में। रिक्त स्थान इस तरीके से, जनसांख्यिकी का अध्ययन समाज शास्त्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वस्तुतः समाज शास्त्र के उद्भव और एक अलग अकादमिक विषय के रूप में इसकी स्थापना श्रेय बहुत कुछ जनसंख्या सांख्यिकी को जाता है। जनसंख्या का डैश सुव्यवस्थित अध्ययन, तो जनसंख्या का क्या? सांख्यिकी। ठीक है, ठीक है, तो जनसंख्या का जनसांख्यिकी। अब देख लो यहीं पे दिया हुआ है जनसांख्यिकी का अध्ययन समाज शास्त्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसी में आपको इसका आंसर मिल गया है जनसांख्यिकी, इसका राइट आंसर। ठीक है, यानी कि डेमोग्राफिक्स। क्वेश्चन में 11 देख लेते हैं, सत्तावादी शासन के दौरान निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो देखो नागरिक स्वतंत्रताएं छीनना, सेंसर व्यवस्था लागू होना, भाषा की स्वतंत्रता, संसद को निलंबित करना। अब देखो ये भी था, ये भी था, ये भी था। अब जो नहीं था वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3, भाषा की स्वतंत्रता लोगों को नहीं थी जब सत्तावादी शासन मिला था। ठीक है, और बाकी जो 3 ऑप्शन है पहला दूसरा चौथा ये तो थे। Which of the following is not correct during authorization rule? कौन सा है? Having freedom of language। 12 क्वेश्चन है, जाति तथा जनजातियों के भेद को खत्म करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक आंदोलन का मेल सही? यानी कि जातियों जनजातियों से संबंधित जो समाज में भेदभाव फैले हुए थे उन्हें खत्म करने के लिए इनमें से कौन सा सामाजिक आंदोलन सही है? तो देखो सत्यशोधक समाज इन्होंने जो कि ज्योतिबा फुले के द्वारा चलाया गया है, राइट है। श्री नारायण धर्म प्रतिपालन योगम आंदोलन नारायण गुरु के द्वारा चलाया गया, राइट है। आत्मसम्मान आंदोलन ईवी रामास्वामी द्वारा चलाया गया, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर है कौन सा सामाजिक आंदोलन है? ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दी अबव। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे इसका राइट आंसर। ठीक है, 13 देखते हैं, विधवा पुनर्विवाह पर किसने जोर दिया था? यानी कि ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने विधवा पुनर्विवाह को अस्वीकारा नहीं बल्कि उसे स्वीकार कर उसे ज्यादा एक तरीके से कह सकते हैं स्वीकृति दी थी एक तरीके। तो ये 4 ऑप्शन है, इन चारों में से किसने किया? इसका राइट आंसर है रानाडे ने। किसने? रानाडे ने। हु इंस्टिट ऑन विडो रीमैरेज कौन है? रानाडे। 14 है, प्रबल जाति की विशेषता नहीं है। ठीक है, प्रबल जाति के इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है? संख्या तो बड़ी होती ही है, भूमि के अधिकारी भी होते हैं, राजनीतिक सामाजिक आर्थिक रूप से प्रबल भी होते हैं। अब जो नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, सॉरी ये वाला नहीं है। ये लोग जमींदारों के अधीन कार्य करते थे, ये गलत है। ठीक है, दीज पीपल वर्क अंडर द लैंडलॉर्ड्स, इट वाज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डोमिनेट कास्ट। उसके बाद 15 है, भारत सरकार का जो अधिनियम 1935 था इसके अनुसार क्या कहा गया था? तो इसके अनुसार देखो अनुसूचित जाति और जनजातियों को एक कानूनी मान्यता दी गई थी, साथ ही साथ औपनिवेशिक काल की यानी कि जितने जिनको यह मान्यता दी गई
ये मान्यता दी गई थी औपनिवेशिक काल की जो निम्न जातियां हैं उनको दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा ये राइट हो जाएगा। ठीक है, पहला और दूसरा दोनों ही सही है। तो फर्स्ट एंड सेकंड इज द करेक्ट आंसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। अब 16 में देखो दो क्वेश्चन है। भारत की जो 15वीं जनगणना थी जो कि 2011 के आंकड़े रहे हैं, उनके अनुसार हमें बताना है कि यहाँ पे जो चार ऑप्शन है इनमें से कौन सा सही है। तो देखो, इस जनगणना में स्त्री तथा पुरुष का जो अनुपात था वो प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं देखी गई। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य जो था वो उत्तर प्रदेश को माना गया। ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम। तो ये तीनों ही 2011 की जो 15वीं जनगणना हुई है उसके अकॉर्डिंग राइट है। तो ऑप्शन फोर्थ उपरोक्त सभी हमारा राइट हो जाएगा। अब इसी में अथवा आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी अल्पसंख्यकों की समस्याएं हैं? कौन सी समस्याएं हैं? देखो, इन्हें सांस्कृतिक तथा राजनीतिक दृष्टि से हमेशा अलाभकारी स्थिति में पाया गया है। ये समाज से कटे हुए हैं और ना ही तो उन्हें किसी भी तरीके का लाभ मिल रहा है और समाज में इनके प्रति रूढ़िवादिता, रूढ़ि धाराएं, पूर्वाग्रह ये सभी फैले हुए, तो इन्हें ऐसी बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा। यानी कि अल्पसंख्यकों की समस्याओं के बारे में ऑप्शन फोर्थ हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, अब इंग्लिश में देख सकते हैं, विच वन इज करेक्ट एज पर द डाटा ऑफ 15th कैंस ऑफ इंडिया 2011, ऑल ऑफ द अबव, which of the following are problems of minorities? It was option number D. It is also D. So question number 1 to 16 already done. Now अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे सेक्शन बी यानी कि खंड। हाँ, एमसीक्यू बेस्ड जो हमारा सेक्शन था वो कंप्लीटली हमने समझ लिया है। अब यहाँ पे आ जाते हैं हमारे 2 मार्क्स के 9 क्वेश्चन। कौन कौन से हैं? देखो, क्वेश्चन नंबर 17 है जनांकिकीय के प्रकार लिखने हैं। इसी में दूसरा है राष्ट्रीय परिवार नियोजन जो कार्यक्रम है, इसको हमें संक्षेप में समझाना। तो सबसे पहले जनांकिकी के आप यहाँ पे प्रकार देखिए। बेसिकली 2 प्रकार की होती है। पहला होता है आकार। आकार जनांकिकी में क्या होता है? इसमें हम जनसंख्या का जो आकार होता है उसका अध्ययन करते हैं। अब सामाजिक जनसांख्यिकी क्या होता है? इसमें हम जनसंख्या का जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो पक्ष है इसका अध्ययन करते हैं। बेसिकली जनसांख्यिकी के जो प्रकार है उसमें आकार में हम जनसंख्या के आकार को समझते हैं और सामाजिक में उसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक इन सभी के संबंधों पर विचार किया। ठीक है, अब इसी में अथवा में देखो क्वेश्चन है राष्ट्रीय परिवार नियोजन, ये कार्यक्रम था, इसको हमें समझा। तो देखते हैं भाई राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम क्या था। तो राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम जो है वो बेसिकली इसलिए शुरू किया गया ताकि जो जनसंख्या वृद्धि है उस पर नियंत्रण पाया जा सके, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि से बहुत सारी समस्याएं वर्तमान में और भविष्य में भी सामने आती है। इसमें जन्म नियंत्रण के विभिन्न उपाय अपनाए गए, जैसे कि पुरुषों की नसबंदी कर देना और महिलाओं की नालिकाबंदी कर देना। तो इससे क्या होगा कि जो जन्म दर है वो काफी घटेगी और जनसंख्या भी कम। बेसिकली ये ऐसा देखा गया था राष्ट्रीय आपातकाल के समय 1975 से 6 के दौरान। ठीक है, इसको काफी गहरा धक्का लगा। नई सरकार ने क्या किया? राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम का ऐसे नाम दिया। पहले इसका नाम था राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम और जब नई सरकार बनी 1977 के बाद में तब इसको नाम दिया गया राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम। ठीक है, अब इसमें नए दिशा निर्देश बनाए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था मोटे तौर पर समान रहे, यानी कि जनसंख्या जो है वो समान रहे, जनसंख्या जो वृद्धि की दर है उसे कम किया जा सके, साथ ही साथ समाज में जो लोग हैं उन्हें जनसंख्या को नियंत्रण में लाने के लिए उन्हें जागरूक किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका आगे कार्यक्रम बन जाता है। तो राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम ये क्या था और आगे जाके कैसे ये बदल गया, अभी आप समझिए। इसी तरीके से आप इसे इंग्लिश में देख सकते हो, राइट द टाइप्स ऑफ डेमोग्राफिक्स एंड ब्रीफली राइट द नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। तो आप दोनों के आंसर यहाँ पे देख सकते हो, फर्स्ट एंड सेकंड। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, नातेदारी क्या है, इसके प्रकार देखिए। तो नातेदारी क्या है? 1 मार्क्स और इसके प्रकार 1 मार्क्स। तो नातेदारी जो है वो एक व्यवस्था है। इस व्यवस्था में क्या होता है? समाज द्वारा मान्यता प्राप्त इसमें वे सभी संबंध आते हैं जो अनुमानित और रक्त संबंध पर आधारित होते हैं, जैसे कि चाचा मामा। ठीक है, बेसिकली देखो नातेदारी में क्या होता है कि हम उन संबंधों को इसमें गिनती करते हैं जो या तो हमने माना है कि हमारे इनका संबंध है, या तो फिर
कुछ ऐसा संबंध जो रक्त संबंध हो लेकिन वो हमसे दूर रहते हो, जैसे कि हमारे चाचा, मामा, नाना, बुआ, फूफी, इस तरीके से। ठीक है? अब ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं विवाह मूलक, एक होते हैं रक्त मूलक। विवाह मूलक जैसे कि साली, सास-ससुर, देवर, भाभी, ननद इस तरीके से बनते हैं, यानी कि विवाह के पश्चात का जो रिलेशन होता है उसे हम कहते हैं। और रक्त मूलक जो कि हमारे ही रक्त से संबंध हो, जैसे कि माता-पिता, भाई-बहन इस तरीके से। ठीक है? तो एक हो गए नातेदारी के संबंध में विवाह वाले और एक हो गए रक्त। तो नातेदारी क्या है? इसके 2 प्रकार कौन से हैं? आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। एंड व्हाट इज़ किनशिप एंड राइट इट्स टाइप। तो किनशिप होती क्या है? और उसके बाद मैट्रिमोनियल किनशिप एंड ब्लड किनशिप, ये क्या होता है? अब आता है क्वेश्चन नंबर 19। भारत में सांस्कृतिक विविधता की एक झलक प्रस्तुत कीजिए। बेसिकली भारत में जो सांस्कृतिक विविधता है उसे हमें चलिए समझते हैं। तो भारत जो है, भारत में विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न भाषाएँ बोलने वाले, अलग-अलग रहन-सहन की तरह रहने वाले, अलग खान-पान वाले, अलग-अलग तरह की वेशभूषा, अलग प्रथा को मानने वाले, अलग परंपरा को मानने वाले, अलग लोकगीत, लोक कथा, विवाह प्रणाली, जीवन, संस्कार, कला, संगीत, नृत्य, ऐसे बहुत से आकर्षक यहाँ पे देखे जा सकते हैं। और हर एक व्यक्ति का अपना एक अलग-अलग होता है, किसी एक समुदाय का, किसी एक क्षेत्र का और किसी एक पर्टिकुलर एरिया का अपना एक अलग खान-पान, रहन-सहन, भाषा, लोकगीत, कथा, प्रणाली, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या दर्शाती हैं? ये भारत की जो सांस्कृतिक विविधता है, इतने लेवल पे है, लेकिन फिर भी भारत एक लोकतंत्र अभी भी बना हुआ है, जहाँ पे जनता की आकांक्षाओं का सम्मान किया जाता है। तो ये सभी इसकी विशेषता को दर्शाती है, ठीक है? ये समझ में आ गया। अब मान लेते हैं कुछ और आपको लिखना हो तो इसकी वैश्विक स्थिति लिख देंगे, जैसे कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरा देश है और क्षेत्रफल के अनुसार 7वां देश है। यहाँ पे बहुत सारी भाषाएँ बोली जाती हैं, लगभग तो 1650 के आसपास की यहाँ पे भाषाएँ बोली जाती हैं, जिनमें से 18 भाषाओं को जो हमारा भारतीय संविधान है उसने मान्यता भी दे रखी है। यहाँ पे आबादी जो है 80% से अधिक हिंदू है, यहाँ पे लगभग 13.5% मुसलमान है, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, बहुत सारे धर्मों के लोग हैं यहाँ पे। संविधान ये घोषणा करता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यानी कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, बल्कि एक बहुधार्मिक राज्य है, धर्मनिरपेक्ष राज्य। तो इस तरीके से आप इसमें से 2-3 पॉइंट लिखेंगे, आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो भारत में सांस्कृतिक विविधता की झलक प्रस्तुत कीजिए, आई होप आप समझ गए। गिव अ ग्लिम्पस ऑफ कल्चर डाइवर्सिटी इन इंडिया। तो ये सारी चीजें आप इजीली यहाँ पे मेंशन कर दो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। सामाजिक बहिष्कार का वर्णन कीजिए। तो ये सामाजिक बहिष्कार क्या होता है? तो सामाजिक बहिष्कार वे तौर तरीके होते हैं जिनके द्वारा किसी व्यक्ति या समूह में पूरी तरह घुलने मिलने से रोका जाता है या अलग किया जाता है। जैसे आपने पुराने टाइम की टीवी में देखा होगा, ये जो गांव का मुखिया होता था, जमींदार होता था, अगर गांव में कोई मतलब कुछ गलत कर देता है तो उसको गांव से बहरार कर देते हैं। आपने ऐसी बहुत सी मूवीज भी देखी होंगी। ठीक है, उससे गांव से बहरार कर देते, कोई उसकी मदद नहीं करेगा, चाहे वो प्यासा भूखा मर जाए लेकिन कोई मदद नहीं करे। तो ऐसा ही होता था सामाजिक बहिष्कार। लेकिन वर्तमान में क्या है कि समाज उससे कुछ अपना संबंध नहीं रखता। ठीक है? पूरी तरीके से घुलने-मिलने से मना कर दिया जाता है। सामाजिक बहिष्कार जो है वो कोई एक आकस्मिक नहीं होता है। जैसे कि ऐसा नहीं है कि किसी के साथ भी और कभी भी हो जाएगा। ठीक है? ना ही तो अनैच्छिक होता है। लंबे समय तक विषमता व बहिष्कार के कारण निष्कासित समाज में प्रतिशोध गिरने की भावना पैदा हो जाती है, जिस कारण निष्कासित समाज अपने आप को मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश नहीं करते हैं। जैसे दलित, जनजातीय समुदाय, महिलाएं तथा अन्य सक्षम लोग। बेसिकली क्या होता है, जैसे दलित हैं, जनजातीय समुदाय हैं, महिलाएं हैं या फिर कुछ अन्यथा जो अक्षम लोग हैं, यानी कि जिनकी क्षमता नहीं है, हैंडीकैप वगैरह, गूंगे ऐसे लोग। तो ये सभी मिलकर क्या होते हैं, एक तरीके से हम मान लेते हैं, ये एक सामाजिक बहिष्कार का, सामाजिक तिरस्कार का एक स्रोत बन जाते हैं। ठीक है? लोग दलितों को, जनजातीय समूहों को, कुछ अक्षम व्यक्तियों को और कहीं-कहीं पे अभी ये कुप्रथा फैली है कि महिलाओं को मतलब जैसे पुराने टाइम पे होता था, घूंघट मार के रहना है, घर में ही रहना है, पति की डाँट सुनते रहना है, मार खाते रहना है, कुछ नहीं बोलना है। तो ऐसी बहुत सी रूढ़िवादिताएँ समाज में फैली हुई हैं और इन्हीं की वजह से ये जो सामाजिक बहिष्कार है, ये और बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है? तो सामाजिक बहिष्कार है क्या और ये किस तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है? आई होप आप ये समझ गए। इंग्लिश में डिस्क्राइब सोशल एक्सक्लूजन। तो क्या होता है सोशल एक्सक्लूजन? ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब 21 क्वेश्चन हमारा कहता है निम्नलिखित को हमें परिभाषित करना है। 2 पॉइंट है हमारे पास परिभाषित करने। संरचनात्मक परिवर्तन और उपनिवेशवाद। अब ये संरचनात्मक परिवर्तन क्या होता है?
तो इसमें समाज में वे सभी परिवर्तन जो समाज की संरचना में परिवर्तन लाते हैं, यानी कि ऐसे परिवर्तन जो समाज की संरचना में परिवर्तन लाए, उन्हें हम संरचनात्मक परिवर्तन कहते हैं। अब उपनिवेशवाद क्या होता है? ये एक स्तर पर एक देश के द्वारा दूसरे देश पे शासन करना, यानी कि किसी इस एक के द्वारा इस पर्टिकुलर दूसरे देश पे शासन किया जाना ही क्या कहलाता है? उपनिवेशवाद। जैसे कि भारत जो था, भारत किसी अन्य शासन से अधिक प्रभावशाली रहा हो। इसमें ब्रिटिश शासन ने बहुत सालों तक यहाँ पे राज किया, ये चीज़ समझ में आती है। और इसी की वजह से भारत की जो सांस्कृतिक संरचना है, वो पूरी तरीके से बदल गई और अभी भी वर्तमान में औद्योगिकरण और नगरीकरण की प्रक्रिया यहाँ पे जारी है। तो संरचनात्मक परिवर्तन जो समाज की संरचना में परिवर्तन लाए, उपनिवेशवाद एक देश के द्वारा दूसरे देश को गुलाम बनाकर उस पे राज करना, उसकी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक हर एक चीज़ को अपने हिसाब से चलना। दोनों चीज़ समझ गए? अब आपको क्या करना है, इंग्लिश में स्ट्रक्चर जो चेंज है और कॉलोनियलिज्म है, इसे आपको समझना है। तो दोनों यहाँ पे लिखे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। 22 में पूछा गया है, स्वतंत्र भारत में औद्योगिकरण को 2 बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया। यानी कि जब भारत स्वतंत्र हो गया, तब इसमें औद्योगिकरण कैसे आया, इसको आपको समझना है। तो देखो, एक तरीके से हम कह सकते हैं सक्रिय तौर पे बढ़ा। कैसे? स्वदेश आंदोलन ने भारत के जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था थी, इसके प्रति निष्ठा मजबूत किया। यानी कि भारत में जब स्वदेशी आंदोलन चला, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं अपना ही जो निर्मित माल है उसको यूज करने का, अपने निर्मित जो कपड़े थे उनको पहनने का, जब ये आंदोलन चला, तब लोगों को ये एहसास हुआ कि हाँ, हमारी जो अर्थव्यवस्था है हमें खुद उसे उभारना पड़ेगा। ठीक है? और लोगों का अपने देश के प्रति, देश की अर्थव्यवस्था, देश के प्रेम के प्रति बहुत एक उत्कृष्ट भावना जागृत हुई। तीव्र और वृहद औद्योगिकरण के द्वारा, यानी कि तेजी से बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण जब हुआ, तो आर्थिक स्थिति में सुधार आया और सामाजिक न्याय भी आसानी से स्थापित हो पाया। जब जब से भारी मशीनें, इन सभी का विकास हुआ है, इनसे बनाने वाले उद्योग, पब्लिक सेक्टर और बड़े-बड़े जो सेक्टर हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर हो गए, ये सभी तेजी से विकसित हुए, लोगों को रोजगार मिला है। तो इस तरीके से जो औद्योगिकरण है, वो यहाँ पे स्पष्ट है। आगे चल के 6 नंबर में ये क्वेश्चन आएगा, 4 नंबर में, वो भी मैं आपको समझाऊँगा। तो स्वतंत्र भारत में इस तरीके के औद्योगिकरण को 2 बिंदुओं को आप लिख सकते हैं। तो एक्सप्लेन इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया विद 2 पॉइंट्स। तो ये 2 पॉइंट्स आप लिख दें। क्वेश्चन नंबर 23, सामाजिक स्त्रीकरण की कोई 2 मुख्य सैद्धांतिक विशेषताएँ। सामाजिक स्त्रीकरण की 2 मुख्य सैद्धांतिक विशेषताएँ। पहली विशेषता ये है कि सामाजिक स्त्रीकरण में क्या होता है कि व्यक्तियों के बीच विभिन्नता का प्रकार्य नहीं, बल्कि समाज की विशिष्टता है। यानी कि व्यक्तियों के बीच में किसी भी तरह की कोई विभिन्नता ना फैली हो, बल्कि जो समाज है वो एक अच्छे तरीके से घुल मिल के रहे। दूसरा, सामाजिक स्त्रीकरण पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है। यानी कि जो सामाजिक स्त्रीकरण है वो क्या होता है, पीढ़ी से पीढ़ी बना आया हुआ है। ठीक है? ये एक प्रथा है, वो चली आई हुई है। सामाजिक स्त्रीकरण को विश्वास या विचारधारा के द्वारा समर्थन मिलता है। यानी कि लोगों का ये विश्वास है, लोगों की विचारधारा है, कई लोगों ने बताया अपने ग्रंथों वगैरह में, कवियों ने। तो वो क्या कहते हैं, इन सभी के आधार पे कहते हैं कि सामाजिक स्त्रीकरण, ये एक इसकी समाज की बहुत बड़ी विशेषता है, इस और वो लोग इसे लागू भी रखते हैं। ठीक है? तो सामाजिक स्त्रीकरण है क्या? इसकी 2 मुख्य सिद्धांतिक विशेषताएँ। राइट एनी 2 मेन क्रिटिकल फीचर्स ऑफ सोशल स्टैटिक फ्रैक्शन। तो क्या-क्या है ये 3 आप यहाँ पे लिख देंगे, 2 पूछेंगे, 3 बताएँ। 24 है, जाति की कोई 4 सामान्य विशेषताएँ लिखिए। तो जाति क्या होती है? जन्म से ही निर्धारित हो जाती है। जाति में विवाह से संबंधित नियम कठोर होते हैं, जैसे कि विवाह जो है वो अपने आस-पास के जो मतलब अपने रिलेशन में आप नहीं कर सकते हो या कर सकते हो। आप किसके साथ में बैठ के खाना खा सकते हो, किसके साथ नहीं बैठ के खा सकते हो। और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें, ठीक है? अपने खान-पान नियम जो है वो लागू करती है। ये एक तरीके का खंडात्मक संगठन होता है, अर्थात जातियों के अंदर भी छोटी-छोटी उपजातियाँ पाई जाती हैं। जाति जो अधिग्रहण है, ये एक जो आधार व्यवस्था है उसके अंतर्गत आता है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति की जो जाति है, वो उसका स्थान को निर्धारित करती है। जाति व्यवस्था में जो व्यवसाय है वो वंशानुगत होते हैं, यानी कि वंश के आधार पे होते हैं और इसमें व्यवसाय के चयन पर रोक होती है। तो ऐसी कुछ विशेषताएँ जिसमें आप लिखोगे। क्या-क्या? जन्म से निर्धारित, विवाह संबंधी नियम काफ़ी कठोर होते हैं और खान-पान से संबंधित अपने नियम लागू करते हैं। व्यवसाय वंशानुगत होते हैं, एक संगठन होता है और कई उपजाति।
तो ये कुछ पॉइंट है छोटे छोटे, आप यहाँ पे इजीली से समझ सकते हो। राइट एंड फोर कॉमन फीचर्स ऑफ कास्ट, कौन कौन से फीचर्स हैं आप यहाँ पे इजीली समझ सकते हो। 25 की बात कर लेते हैं। 25 है समाज शास्त्री सतीश चबरबाल, इनके द्वारा औपनिवेशिक भारत में आधुनिक परिवर्तनों के लिए दो पहलुओं को आपको लिखना है। चलिए दो पहलुओं को लिखते हैं और समझते हैं। तो देखो, समाजशास्त्री सतीश चबरवाल ने औपनिवेशिक भारत में आधुनिक परिवर्तनों के लिए हमें टोटल 3 पहलू बताए। 2 पूछे गए, 3 बता रहा हूं यहाँ। देखो, पहला पहलू उन्होंने बताया कि प्रेस, माइक्रोफोन, जहाज, रेलवे आदि, इन सभी के आवागमन, इन सभी की वजह से आज जो आवागमन है, इसमें नवीन विचारों को तीव्र गति मिली। तो संचार माध्यम क्या करता है, जैसे कि प्रेस हो गया, माइक्रोफोन, जहाज, रेलवे, ये सभी क्या करते हैं, आवागमन की वजह से नए नए विचारों को प्रोत्साहित करते हैं। संगठनों का स्वरूप, यानी कि जैसे कि बंगाल में ब्रह्मा समाज, पंजाब में आर्य समाज, ऐसे बहुत से संगठनों, जो संगठन है, धार्मिक संगठन, उनका निर्माण हुआ है। मुस्लिम महिलाओं की राष्ट्र स्तरीय संस्था, जिसे हम कहते हैं अंजुमन ए ख्वातीन ए इस्लाम, यानी कि महिलाओं की, मुस्लिम महिलाओं की जो राष्ट्र स्तरीय संस्था है, उसका निर्माण हुआ। विचार की प्रकृति, स्वतंत्रता, उदारवाद, ठीक है, नए विचार, परिवार संरचना, विवाह संबंधी नियम, संस्कृत में स्वचेतन के विचार, शिक्षा के मूल, ऐसे नए नए विचार जो है, उनकी प्रकृति बदलती जा रही है और नए नए विचारों की प्रकृति सामने बढ़ती आ रही है। तो संचार माध्यम का क्या योगदान है औपनिवेशिक भारत में आधुनिक परिवर्तन को लाने के लिए, संगठनों के स्वरूप को कैसे बदल रहे हैं और विचार की प्रकृति कैसे बदल रही है, ये आपको यहाँ पे समझ। इसी में अथवा है उपनिवेशवाद का भारतीय समाज पर किन्हीं 4 प्रभावों को देखिए। तो उपनिवेशवाद का भारतीय समाज पर क्या 4 प्रभाव पड़े, देख सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहला प्रभाव ये था, यह ब्रितानी उपनिवेशवाद पूंजीवादी व्यवस्था पर आधारित था। इसने आर्थिक व्यवस्था को बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप किया, जिसके कारण इसे काफी मजबूती मिली। वस्तुओं की उत्पादन प्रणाली, वितरण के तरीके, ये सभी बदल गए। कब? ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान। भारत में आधुनिक विचार, संस्थाएं औपनिवेशिक काल की देन है, यानी कि जो हमारे आधुनिक विचार है और आधुनिक जो संस्थाएं, ये सभी औपनिवेशिक काल की हमारे लिए देन है। हमारे देश की जो संसदीय विधि है और जो शिक्षा व्यवस्था है, साथ ही साथ ब्रिटिश प्रारूप जो है, मतलब ब्रिटिश प्रारूपों से, प्रतिमानों से लिया गया है हमारी संसदीय विधि और शिक्षा व्यवस्था। तो औपनिवेशिक काल से भारत ने बहुत कुछ सीखा है और उसको लागू भी किया। भारत ने औपनिवेशिक काल के दौरान ही सड़कें बनाई थी, वायु चलना शुरू किया था, ब्रेड, ऑमलेट, कटलेट जैसी खाने की चीजें इस्तेमाल करना शुरू कर दी, नेक टाइट पोशाक पहनना, अंग्रेजी भाषा का अधिक उपयोग करना, ये सभी औपनिवेशिक काल की देन है भारतीय समाज। जंगल काटकर चाय की खेती शुरुआत की गई, आर्थिक व्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ी, लोगों को रोजगार मिला। जंगलों को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन तैयार किया गया। जंगलों के लिए प्रशासन कितना महत्वपूर्ण होने लगा, ये यहाँ पे हमें समझ में आने लगा। ठीक है, तो वैसे आप ये सारी चीजें इजिली समझ सकते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। क्वेश्चन 25 में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2-2 मार्क्स के। एंड आई होप कि आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। इन्हीं में समझते हैं। राइट टू एस्पेक्ट्स टू मॉडर्न चेंजेस इन colonial India by socialist Satish Chabadwal. Write any 4 effects colonialism on Indian society. सबसे पहले सतीश चबरवाल के अकॉर्डिंग, एंड देन जो प्रभाव पड़े उसके। अब यहाँ पे आ जाता है हमारा सेक्शन नंबर सी। तो सेक्शन सी में सबसे पहले हमारे 2 रहेंगे केस आधारित और बाकी के जो 5 क्वेश्चन है वो रहेंगे नॉर्मल। तो केस आधारित में क्वेश्चन में 26 है, देखो ये अनुच्छेद में पढ़ना है, फिर आंसर देने, ठीक है, 4 मार्क्स। तो पढ़ते हैं भाई अनुच्छेद क्यों, मैं आपको सारी चीजें पढ़ के भी समझाऊंगा और आंसर भी। देखो ये है हमारा अनुच्छेद, सांप्रदायिकता के ऊपर है। देखो अनुच्छेद क्या है हमारा, सांप्रदायिकता के अर्थ आज बुरे हो गए। इससे आज चारों ओर भेदभाव, नफरत, कटुता का जहर फैलता जा रहा है। सांप्रदायिकता से प्रभावित व्यक्ति, समाज और राष्ट्र एक दूसरे के प्रति अस्वादों को पहुंचता है। धर्म और धर्म नीति जब मदानता को चुन लेती है, धर्मांधता को चुन लेती है, तब वहाँ सांप्रदायिकता उत्पन्न हो जाती है। उस समय धर्म नहीं रह जाता, वह तो काल का रूप धारण करके मानवता को ही समाप्त करने पर तुल जाता है। फिर नैतिकता, विशिष्टता, उदारता, सरलता, सहायता आदि सात्विक और दैवीय गुणों और प्रभावों का कोई कारण शेष नहीं। अब देखो इसी से संबंधित एक एक मार्क्स के 4 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, संप्रदाय के चारों ओर भेदभाव, नफरत और का जहर फैल जाता है। तो भेदभाव
नफरत और कटुता। ये रहा आंसर हमारा यहाँ पे, कटुता का जहर फैल जाए। ठीक है, कथन सही करना है, सांप्रदायिकता के यानी सांप्रदायवाद के अच्छे परिणाम निकलते हैं। तो क्या है, सांप्रदायवाद के क्या है आज बुरे परिणाम यहाँ पे निकलते हैं, यानी कि नकारात्मक। सांप्रदायिकता किसकी दुश्मन है? तो आपने यहाँ पे देखा होगा, सांप्रदायिकता जो है ये रही मानवता को समाप्त करने वाली, यानी कि मानवता की दुश्मन है। और सांप्रदायिकता के गुण क्या है? तो सांप्रदायिक का एक ही गुण है जो कि है धर्मांधता। ठीक है, क्या है? धर्मांधता। अब आंसर देख सकते हैं, फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड एंड फोर्थ का, इस तरीके से आप इसका आंसर लिख दें। ठीक है, अब इसी तरीके को आप यहाँ पे इंग्लिश में देख सकते हो, ये है हमारा, और ए बी सी एंड डी। अब इन सभी के राइट आंसर आपको मैं दिखा देता हूँ, ये रहे हमारे एक ही साथ चारों के चारों राइट आंसर। इसका हमारा जो है ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड, इसका हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट है, इसका ऑप्शन नंबर ये राइट है, और इसमें जो है गुड की जगह बैड आ जाएगा, और यहाँ पे एक वर्ड आएगा कौन सा, बिटरनेस। क्वेश्चन नंबर 27 इसी तरीके से है, अनुच्छेद पढ़ना है, आंसर देना है। अनुच्छेद है, उपनिवेशवाद के आयामों व तीव्रता को समझने के लिए यह आवश्यक है कि पूंजीवाद की संरचना को समझा जाए। पश्चिम में पूंजीवाद का प्रारंभ एक जटिल प्रक्रिया के फलस्वरूप हुआ। इस प्रक्रिया में मुख्य रूप से यूरोप द्वारा शेष दुनिया की खोज और गैर यूरोपीय देशों की संपत्ति और संसाधन का दोहन, विज्ञान और तकनीक का अद्वितीय विकास और इसके उपयोग से उद्योग एवं कृषि रूपांतरण आदि सम्मिलित किए। अब एक एक मार्क्स के क्वेश्चन देखो, चार क्या है। तो सबसे पहला, पूंजीवाद किसे कहते हैं? तो पूंजीवाद एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसके उत्पादन के साधनों में स्वामित्व जो है वो कुछ विशेष लोगों के हाथ में। पूंजीवाद की कुछ विशेषताएं बताइए। तो पूंजीवाद की कुछ विशेषताओं में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने में जोर दिया जाता है। इसमें गतिशीलता, वृद्धि, प्रसार, नवीनीकरण, तकनीक, श्रम को बेहतर करना, श्रम को बेहतर उपयोग में लाना, ये सभी सम्मिलित होता है, और ये एक बहुत ही विशाल भूखंड पे किया जाता है। उपनिवेशवाद और पूंजीवाद में क्या संबंध? तो भारत में भी पूंजीवाद के विकास के कारण उपनिवेशवाद से प्रबल हुए, यानी कि पूंजीवाद जो है वो उपनिवेशवाद की वजह से ही प्रबल हुआ है, मजबूत। इस प्रक्रिया का प्रभाव भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और जो आर्थिक ये संरचना है इस पे पड़ा है। अगर पूंजीवाद व्यवस्था शक्तिशाली आर्थिक व्यवस्था बन सकती है तो राज्य भी सशक्त प्रबल बन सकता है, यानी कि यदि जितना पूंजीवाद मजबूत बनेगा उतना ही देश भी मजबूत बनता है। पूंजीवाद और यूरोप के बीच में संबंध का वर्णन करें। तो मुख्य रूप से यूरोप के द्वारा शेष दुनिया की खोज, गैर यूरोपीय देशों की संपत्ति, संसाधनों का दोहन, विज्ञान और तकनीक का अद्वितीय विकास, इसके उपयोग से उद्योग एवं कृषि में रूपांतरण, ये सभी यूरोप ने पूंजीवादी व्यवस्था के तहत ही कर पाया, जो कि उसके लिए संभव हुआ। तो ये आपको समझ में आ गया, आपका दूसरा जो था हमारा यहाँ पे 27, चार के चारों क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ पे समझ में आ गया। अब इसी तरीके से आप इसे इंग्लिश में समझ सकते। ठीक है, वो इज कैपिटलिज्म, यानी कि बेसिकली यहाँ पे व्हाट होना चाहिए था कि आखिर है क्या, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिलेशन बिटवीन कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म। अब आ जाते हैं हमारे बेसिकली यहाँ पे, अच्छा, डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन दिस विल। अब आते हैं हमारे जो नॉर्मल 4 मार्क्स के क्वेश्चन है उस पर। 28 है, रॉबर्ट थॉमस माल्थस के द्वारा प्रतिपादित माल्थस का सिद्धांत, इसका हमें वर्णन करना। तो पहले हम माल्थस के सिद्धांत का यहाँ पे वर्णन, देखो इन्होंने सिद्धांत दिया था अपना 1700, मतलब कि एक तरीके से हम कह सकते हैं ये उनकी बर्थ टाइम, ठीक है, बर्थ एंड डेथ टाइम 1786 से 1766 से 34। तो रॉबर्ट थॉमस माल्थस, इनके अनुसार इन्होंने दो महत्वपूर्ण बातें बताई। एक तो जनसंख्या, लोग, संपदा के साधन यानी कि भूमि, स्पेशली कृषि। तो जनसंख्या में वृद्धि अनियंत्रित रूप से हो सकती है, ऐसा इनका मानना था। यह ज्यामितीय गति यानी कि 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, बेसिकली एक वर्ग के रूप में होती जाएगी। ठीक है, जैसे 2 का वर्ग 4, 4 इंटू 8, 8 चौक 32, 16, इस तरीके से होती जाएगी। इन्होंने कहा कि जनसंख्या में वृद्धि जैसे जैसे होगी वैसे वैसे खाद्य उत्पादनों जो वृद्धि है वो गणितीय रूप से समानांतर होगी, यानी कि जनसंख्या इस तरीके से बढ़ेगी 2, 4, 8, 16, 32, यानी कि जब तक 32 लोग जन्म लेंगे तब तक 10 लोगों तक का खाना ही यहाँ पे प्रोड्यूस हो पाएगा। तो इन्होंने कहा कि जनसंख्या 3 से 4-5 गुनी बढ़ेगी और जो खाद्य उत्पादन है वो उतनी तेजी से कम होगा। इससे क्या होगा, जनसंख्या का खाद्य उत्पादन जो है वो काफी असंतुलित हो जाएगा। जनसंख्या अनियंत्रित रूप से बढ़ रही है,
कृषि इतनी जनसंख्या का बोझ सहन नहीं कर पाएगी, जिसके कारण गरीबी फैलेगी, वर्तमान में फैली हुई है। भुखमरी, भ्रष्टाचार, ऐसी अन्य समस्याएं हमारे सामने खड़ी हुई है। तो ये थॉमस माल्थस जो थे, इन्होंने अपने सिद्धांत के तहत कही। अब इन्होंने कहा कि इन सब से निजात पाने का भी तरीका है। तो इन्होंने 2 यहाँ पे हमें समाधान बताए। एक समाधान था प्राकृतिक निरोध और एक था कृत्रिम निरोध। प्राकृतिक निरोध में क्या होता है? प्राकृतिक आपदाओं के कारण बहुत लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसके कारण जनसंख्या पर प्राकृतिक रूप से नियंत्रण हो जाता है। उदाहरणार्थ भूकंप, बाढ़, युद्ध, बीमारी, सुनामी। यानी कि इन्होंने कहा कि जितने भी ये प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, इनकी वजह से जिन लोगों की मृत्यु होती है, वो जनसंख्या के नियंत्रण के एक तरीके से अहम पहलू हैं। दूसरा कृत्रिम निरोध, यानी कि कृत्रिम जो मानव के द्वारा निर्मित की होगी। जैसे कि मानव ने क्या बनाया जनसंख्या नियंत्रण के लिए? देश से विवाह करना, ब्रह्मचार्य, गर्भ निरोधी उपाय, ये सभी मानव के द्वारा बनाए गए। तो प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक आपदाएं, कृत्रिम रूप से मानव के द्वारा। अब देखो माल्थस का सिद्धांत क्या था, उन्होंने कौन से यहाँ पे समाधान प्रस्तुत किए, ये समझ में आ गया। बेसिकली हमें यही लिखना है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको आलोचना भी बता देता हूँ, ताकि अगर 6 मार्क्स में आ जाएगा तो आलोचना भी लिख दोगे 6 मार्क्स में। आलोचना क्या थी कि आर्थिक वृद्धि जनसंख्या वृद्धि से अधिक होगी, यानी कि आर्थिक जो वृद्धि रहेगी वो जनसंख्या वृद्धि से अधिक होगी, ऐसी इनकी आलोचना की जाती है। जबकि माल्थस क्या कहते हैं कि जनसंख्या वृद्धि अधिक होगी और खाद्य उत्पादन की वृद्धि कम होगी। लेकिन आलोचक कहते हैं जनसंख्या वृद्धि कम होगी, खाद्य वृद्धि अधिक होगी। ठीक है, आर्थिक वृद्धि जैसा कि यूरोपीय देशों में हुआ। गरीबी व भुखमरी जनसंख्या वृद्धि के लिए बाजार आर्थिक संसाधनों के असमान वितरण के कारण फैलती है। समाजशास्त्रियों के अनुसार गरीबी, भुखमरी, ये सभी समस्याएं कृषि में कम वृद्धि के कारण नहीं, बल्कि आर्थिक संसाधनों की असमानता के कारण होगी। यानी कि जो ये इन्होंने बोला है माल्थस ने कि गरीबी, भुखमरी ऐसी समस्याएं आएंगी, ये कृषि की वजह से नहीं आएंगी। माल्थस कैसे हैं? ये कृषि की वजह से आएगी। लेकिन आलोचक कहते हैं ये संसाधन जो हमारे पास उपलब्ध है, उन पे अति दबाव की वजह से आएगी। ठीक है, तो माल्थस का सिद्धांत और निवारण के उपाय और इनकी आलोचना आई होप आपको समझ में आ गई। अथवा में क्वेश्चन है, जनसांख्यिकीय संक्रमण के सिद्धांत के तहत जनसंख्या वृद्धि की कोई 2 विशेषताएं आपको समझानी है। प्रथम, यानी कि प्रथम और द्वितीय। चलिए, तो जनसांख्यिकीय संक्रमण पहले समझते हैं सिद्धांत और उसके बाद इसके 2 अवस्थाएं। तो देखो क्या है जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत। जनसंख्या वृद्धि, आर्थिक वृद्धि, ये सभी स्तरों से जुड़ी है। यानी कि जनसंख्या वृद्धि होगी और आर्थिक विकास, ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तथा प्रत्येक समाज विकास से संबंधित जनसंख्या वृद्धि के एक निश्चित रूप का अनुसरण। बेसिकली जनांकीय संक्रमण सिद्धांत क्या है? जनसंख्या वृद्धि, आर्थिक विकास, ये सभी एक स्तर से जुड़े हुए हैं और समाज में इनका एक निश्चित रूप से लोग इसका अनुसरण कर रहे हैं। इसी को जनांकीय संक्रमण सिद्धांत कहते हैं। इसके लिए 3 मूलभूत अवस्थाएं हैं, उनमें से 2 का यहाँ पे हम वर्णन करेंगे। पहला है प्राथमिक, यानी कि अल्पविकसित देश, और दूसरा है द्वितीयक, यानी कि विकासशील देश, और तृतीयक जो रहेगी वो होगी विकसित देश की, जिससे हम नहीं समझने वाले अभी। तो प्राथमिक अवस्था क्या है? प्राथमिक अवस्था में अल्पविकसित देश, यानी कि इसमें वे सभी देश सम्मिलित होते हैं जो तकनीकी रूप से और विकास के रूप से काफी पिछड़े हैं। अतः ये समाज में जनसंख्या वृद्धि कम करते हैं। इस प्रकार के समाजों में जैसे कि अफ्रीका में जन्म दर उच्च होती है, क्योंकि लोग छोटे परिवारों से होने वाले लाभों से अनभिज्ञ होते हैं। यानी कि लोगों को छोटे परिवार की महत्वता के बारे में, उनकी आर्थिक विकास के बारे में पता ही नहीं। मृत्यु दर यहाँ पे काफी उच्च होती है, क्योंकि लोगों को स्वास्थ्य चिकित्सा जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, इसीलिए जनसंख्या यहाँ पे कम होती है। ठीक है, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या की मतलब जनसंख्या का जन्म लेना और उसका मृत्यु होना दोनों ही इक्वल रहता है, इसीलिए जनसंख्या वृद्धि जो है हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कम होती है। द्वितीयक अवस्था यानी कि अल्पविकसित देश, इसमें क्या होता है? इन देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही का स्तर बहुत ही ऊंचा होता है और वृद्धि दर काफी निम्न होती है एक तरीके से। कैसे? देखो, जन्म दर ऊंची होगी क्यों होगी? क्योंकि इन देशों में समाज जो है वो पुरुषवाद होता है। पुरुष यह निर्णय लेते हैं कि कितने बच्चों को जन्म दिया जाएगा और किस बच्चे को कितनी प्राथमिकता दी जाती है, और ये लोग मुख्यतः लड़कों को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं कि हम लड़का पैदा करेंगे। इन समाजों में जो लोग होते हैं वो अज्ञानी और अशिक्षित होते हैं, बस उन्हें बच्चे पैदा करने से मतलब।
मृत्यु दर यहाँ पे उच्च हो जाती है, लेकिन स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती। बेसिकली जितने भी ये विकासशील देश होते हैं, यहाँ पे जन्म दर, मृत्यु दर दोनों ही उच्च होती हैं, लेकिन यहाँ पे एक तरीके से कह सकते हैं कि कुल मिला के जनसंख्या वृद्धि जो है वो काफी कम हो रही होती है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। तो जनसांख्यिकीय संक्रमण के सिद्धांत और इसके मतलब दो जो सिद्धांत है वो हमने समझ। तो रॉबर्ट थॉमस माल्थस इनका सिद्धांत और जनसांख्यिकीय संक्रमण का सिद्धांत कंप्लीटली समझ में आ गया। इंग्लिश में देख सकते हैं, एक्सप्लेन इन डिटेल द थ्योरी ऑफ माल्थस प्रोपाउंडेड बाय रॉबर्ट थॉमस माल्थस। Explain the first two stages of population growth under the theory of demographic transition। तो पहले माल्थस का सिद्धांत, कौन कौन से उपाय दिए और उनकी आलोचना। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, प्राइमरी एक्टिविटीज, लास्ट डेवलपमेंट एंड डेवलपिंग। अब 29 एम एस श्रीनिवास के अनुसार संस्कृतिकरण का वर्णन कीजिए तथा किन्हीं 6 बिंदुओं के द्वारा इसकी आलोचना प्रस्तुत। तो सबसे पहले संस्कृतिकरण है क्या, फिर उसकी आलोचना। तो संस्कृतिकरण एम एस श्रीनिवास के अनुसार यह वह प्रक्रिया होती है जिसमें निम्न जाति या फिर जनजाति, उच्च जाति, इन सभी की जीवन पद्धति, अनुष्ठान मूल्य, आदर्श, विचारों का अनुकरण करते हैं। यानी कि छोटी जातियां अपने से जो बड़ी जातियां होती हैं उनकी जीवन पद्धति, अनुष्ठान मूल्य, आदर्श, विचार इन सभी को ग्रहण करते हैं। इनके प्रभाव से उनकी भाषा, साहित्य, विचारधारा, संगीत, नाटक, नृत्य ये सभी जो है और अपनाए जाते हैं। जिन क्षेत्रों में गैर संस्कृतिकरण जातियां प्रभुत्वशाली थी वहां की संस्कृति को इन निम्न जातियों ने प्रभावित किया। श्रीनिवास के अनुसार इसे विसंस्कृतिकरण का नामकरण दिया गया। तो एम एस श्रीनिवास के अनुसार संस्कृतिकरण क्या है, छोटे लोगों के द्वारा बड़े लोगों की यानी कि छोटे जाति के लोगों बड़े लोगों के जीवन पद्धति, अनुष्ठान मूल्य, आदर्श, विचार, नाटक, नृत्य, अनुष्ठान, जीवन पद्धति, साहित्य, विचारधारा, संगीत ये सभी अनुकरण करते हैं छोटे लोग बड़े लोगों का, इसी को संस्कृतिकरण कह देते हैं। अब विसंस्कृतिकरण क्या होता है, ये एक तरीके से जहाँ पे एक मान लेते हैं कोई एक प्रकार की जो संस्कृति है वो पहले ही एरिया में बहुत ज्यादा मजबूत है, वहां पे कुछ लोग आगे रहने के लिए तो सिंपल सी बात है भाई उनका विसंस्कृतिकरण हो जाना है, जो कम लोग आए हैं क्योंकि वहां पे पहले ही जो मेजोरिटी वो बनी हुई है। संस्कृतिकरण की आलोचना निम्नलिखित है। पहला, यह अवधारणा असमानता तथा अपवर्जन पर आधारित है, यानी कि लोग कहते हैं ये जो अवधारणा है वो एक असमानता की अवधारणा है, असमानता फैलाती है। सामाजिक गतिशीलता जो है वो निम्न जाति का स्त्रीकरण के उद्गामी परिवर्तन करती है, यानी कि सामाजिक गतिशीलता जो है वो क्या करती है, निम्न जाति की स्त्रीकरण में परिवर्तन लाती है। निम्न जाति के प्रति भेदभाव जो है वो एक विशेष अधिकार के रूप में दर्शाया गया है। उच्च जाति की जीवन शैली तथा निम्न श्रेणी की जीवन शैली निम्न होने की एक हीन भावना पाई जाती है। उच्च जाति की जीवन शैली का अनुकरण वांछनीय तथा प्राकृतिक है। इससे दलित समाज को मूलभूत पक्षों को पिछड़ा माना जाता है। लड़कियों को भी असमानता की श्रेणी में रखा जाता है। जातीय सदस्यता ही प्रतिभा की सूचक बन जाती है। यही भावना दलितों में भी आई है, लेकिन फिर भी देखभाव भेदभाव के शिकार है। बेसिकली संस्कृतिकरण की आलोचना आप कैसे करोगे, सबसे पहला यह असमानता पर आधारित है। सामाजिक गतिशीलता में निम्न जाति के जो लोग हैं उनको एक तरीके से कह सकते हैं समान लाने की बात नहीं करती है। निम्न जाति के प्रति लोगों का जो भेदभाव है उसे विशेष अधिकार बताया गया जो कि गलत है। साथ ही साथ जो मूल्य हैं बड़े लोगों का उनका एक तरीके से कह सकते हैं कि अ, अनुकरण करना ये वांछनीय है, ये गलत है, ऐसा माना जाता है। महिलाओं को असमानता, लड़कियों को असमानता की श्रेणी में धकेल दिया जाता है। तो एम एस श्रीनिवास के अनुसार संस्कृतिकरण क्या है और कुछ 6 बिंदुओं के द्वारा हम इस तरीके से इसे समझ सकते हैं। अब इसे आप यहाँ पे इंग्लिश में देख सकते हो। डिस्क्राइब संस्कृतिकरण संस्कृतिनाइजेशन according to MS Srinivas and sometimes presents its criticism through 6 points। सबसे पहले है क्या, उसके बाद the following are the criticism of संस्कृतिनाइजेशन, ये आप यहाँ पे लिख दें। ठीक है, 30 क्वेश्चन की बात करते हैं। जनजातियां आदिम समुदाय हैं जो सभ्यता से अछूते रहकर अलग थलग जीवन व्यतीत करते हैं। इस दृष्टिकोण के समक्ष में अपने साक्ष्य प्रस्तुत कीजिए। तो ये हमारा एक दृष्टिकोण है, जनजातियां आदिम समाज से सभ्यता से अछूते रहकर
अपने अपने अलग तरह जीवन जीने के लिए व्यतीत हैं। इस कथन के संदर्भ में हमें अपना दृष्टिकोण देना है। तो चलिए भाई देखते हैं। ऐसा माना जाता है कि जनजातियां विश्व के बहुत से हिस्सों से कटती जा रही हैं और हमेशा से समाज का एक पिछड़ा हुआ हिस्सा रही। इसके पीछे कई कारण हैं। कौन कौन से कारण हैं? सबसे पहला, आदिवासी जो लोग हैं वो हमेशा से उनकी आक्रामकता और स्थानीय लड़ाकू दलों से मिली भगत के कारण मैदानी मैदानी इलाके होते हैं उनके लोगों पर प्रभुत्व जमाते हैं। बेसिकली आदिवासी लोग जो वो क्यों आखिर कटते जा रहे हैं लोगों के जीवन से, देशों के विभिन्न भागों से, ऐसा इसलिए क्योंकि वो काफी आक्रामक है। वो मैदानी इलाकों पर कभी भी आक्रमण करके उन्हें लूट लेते हैं। मध्य भारत में विभिन्न गौंड राज्य हैं जैसे कि गढ़, मांडला, इस तरीके से। इसके अलावा कुछ विशेष प्रकार के व्यापार भी उनका अधिकार था, यानी कि वो कटते जा रहे हैं लेकिन उससे पहले नमक, वन्य उत्पाद, हाथियों का बेचना, ये सभी इनका व्यापार हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे इनकी आक्रामकता जो है वो बढ़ती जा रही है, लोगों ने इनके साथ व्यापार करना बंद कर दिया। मध्यवर्ती तथा पश्चिमी भारत के तथाकथित राजपूतों में सबसे अनेक जो रजवाड़े हैं वो वास्तव में स्वयं आदिवासी समुदायों के स्त्रीकरण की जो प्रक्रिया उसके माध्यम से उत्पन्न हुई। बेसिकली मध्यवर्ती और जो पश्चिमी भारत है, यहाँ पे जितने भी राजपूत राज्य थे, यहाँ पे जो शासक थे, जो शासन करते थे, वो एक तरीके से इन्हीं आदिवासियों के द्वारा जो स्त्रीकरण की प्रक्रिया चलाई गई, उससे उत्पन्न हुई। ठीक है। अब देखो यहाँ पे आदिम समुदाय के रूप में जनजातियों को प्रमाणित करने वाले कुछ तथ्य, जैसे कि ये लोग जो वो प्रारंभ रूप से ही शिकार, खाद्य संग्रहण, मछली पकड़ना, कृषि इत्यादि ऐसे उत्पादों को संग्रहण करने में संकलित रहा करते। इनके पास अपना कोई लिखित धार्मिक कानून नहीं होता है। इनके पास अपने कोई अपना राज्य, कोई सत्ता नहीं होती है। ना तो ये हिंदू होते हैं, ना ही तो खेतिहार होते हैं। निवास जो है वो इनका घने जंगलों में भी होता है, पहाड़ी क्षेत्रों में। इस तरीके से ये जो आद ये जो जनजातियां हैं वो आदिम समुदाय हैं जो कि सभ्यता से अछूते हैं। मानवीय सभ्यता की जो विकास की धारणा है उनसे काफी अछूते हैं और इन सभी को वो नहीं अपना पाते हैं और एक अलग थलग जीवन व्यतीत करते हैं। तो इस संबंध में हम ये सारी चीजों को यहाँ पे इजीली फाइंड आउट करेंगे, यानी कि इसे हम राइट आउट करें। ठीक है। Present your evidence in front of viewpoint tribes are primitive communities who live their isolate life untouched by civilization। इस तरीके से ये सारी चीजें आप यहाँ पे इजीली यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, सत्तावादी राज्य व्यवस्था का वर्णन कीजिए। इनकी सत्तावादी राज्य व्यवस्था जो है इसका हमें उदाहरण के द्वारा वर्णन करना है। चलिए उदाहरण के द्वारा वर्णन करते हैं। तो एक सत्तावादी राज्य लोकतांत्रिक राज्य के विपरीत होता है। इसमें क्या होता है, लोगों की आवाज नहीं सुनी जाती है, जिनके पास शक्ति होती है वे किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपके पास पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है तो आपने उसमें यूएसए, यूएसएसआर इसके बारे में पढ़ा होगा। ठीक है। तो उसमें मॉस्को में सत्ता चलती थी, ये भी आपने समझा होगा। मॉस्को में मतलब आपको पता होगा यूएसएसआर 2 गणराज्यों से मिलकर मतलब 15 गणराज्यों से मिलकर बना था। तो उसमें केवल और केवल जो बड़े 1-2 देश थे उन्हीं की सुनी जाती थी और बाकी जो थे वो असहाय महसूस करते थे। इसीलिए वो विघटित हो गया। तो यही चीज है सत्तावादी में, कि वहां पर क्या होता है, जिसके पास पावर है वही राज करे। ठीक है। सत्तावादी राज्य जो है वो अक्सर भाषा की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, सत्ता का दुरुपयोग के संरक्षण का अधिकार, विधि, कानून, अपेक्षित प्रक्रियाएं, अधिकार, ऐसे अनेक प्रकार के नागरिक स्वतंत्रताओं को अक्सर सीमित या समाप्त करते हैं। यानी कि सत्तावादी राज्यों में क्या होता है, भाषा की स्वतंत्रता को खत्म कर देते हैं, प्रेस की स्वतंत्रता को खत्म कर देते हैं, सत्ता के दुरुपयोग के संरक्षण के रूप में जो अधिकार विधि होती है, कानून होता है, उसे भी खत्म कर देते हैं। नागरिकों को जितनी भी स्वतंत्रता दी जाती है उसे भी खत्म। भारतीय लोगों को इसका एक अहम उदाहरण देखने को मिला था 1975 से 77 के दौरान, जब जो राष्ट्रीय आपातकाल था वो लगाया गया। कैसे? क्योंकि जब आपातकाल लगाया गया तो संसद जो थी उसे भंग कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया और लगभग 1 से 1.5 साल तक संसद को ऐसे ही बना रहने दिया। नागरिक स्वतंत्रता जो थी वो छीन ली गई थी। इवन अनुच्छेद 21 जीवन जीने का अधिकार भी छीन लिया गया था। राजनीतिक रूप से सक्रिय लोग बड़ी संख्या में गिरफ्तार हुए। बिना मुकदमा चलाए लोगों को सिर्फ शक के आधार पर
जेलों में डाल दिया जाता था। जनसंचार के माध्यम यानी कि प्रेस जो थी, उस पे सेंसरशिप लगा दी थी। लोगों की नसबंदी की जा रही थी और उनके साथ और भी कुछ कुप्रभाव किए जा रहे थे और लोग इन सभी की वजह से लोगों की मृत्यु हो रही। और उसके बाद 1977 में जब चुनाव कराए गए, तो लोगों ने बढ़-चढ़ कर सत्ता में जो कांग्रेस था, उसके दल का विरोध किया और फाइनली एक नई पार्टी की वहाँ पे सरकार बनती, जनता पार्टी। तो आपने ये समझ ही लिया सत्तावादी एक राज्य क्या होता है, इसकी क्या विशेषताएँ होती हैं और एक उसका उदाहरण आपातकाल के संबंध में भारत का। अब इसके कुछ परिणाम निकलते हैं जैसे कि मौलिक अधिकारों का हनन हो जाता है, ठीक है? भागीदारी यानी कि सत्ता के विरोध में भागीदारी एक बहुत बड़ी निकल के सामने आती है। बहुत से सामाजिक आंदोलन शुरुआत होते हैं जैसे महिला आंदोलन, पर्यावरण सुरक्षा आंदोलन, मानव अधिकार एवं दलित आंदोलन, ऐसे बहुत से आंदोलन यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, जब सत्तावादी शासन जो है वो लागू हो जाता है एक तरीके से, ठीक है? तो सत्तावादी राज्य व्यवस्था क्या है और एक इसका उदाहरण भारत के संदर्भ में आई आपको समझ में आ गया। तो चलिए अब इसको इंग्लिश में देख लेते हैं एक बार। गिवन एग्जांपल ऑथराइजेशन स्टेट सिस्टम। तो पहले ये होती क्या है और उसके बाद में इंडिया में जो आपातकाल लगा था, इमरजेंसी लागू हुई थी, उसके बारे में आप लिख देंगे और उसके बाद इसके क्या रिजल्ट निकलते हैं ये लिखते हैं। अब 4 मार्क्स में हमारा आखिरी प्रश्न आ जाता है, अन्य पिछड़ा वर्ग का वर्णन कीजिए और अथवा में है भारत के संदर्भ में नगरीकरण और औद्योगिकरण का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले अन्य पिछड़ा वर्ग, इसका हमें वर्णन करना है। तो देखो, सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़ी जातियों के वर्ग को हम क्या कहते हैं? अन्य पिछड़ा वर्ग, यानी कि ऐसा वर्ग जो सामाजिक शैक्षिक तौर पर जो पिछड़ी जातियां होती हैं उन्हें कहते हैं। इसमें सेवा करने वाले शिल्पी जातियों के लोग भी शामिल। अब देखो, इन वर्गों की प्रमुख विशेषता क्या होती है? ये पिछड़े होते हैं सांस्कृतिक, शिक्षा और सामाजिक दृष्टि से। ये वर्ग ना तो उच्च जाति के होते हैं, ना ही तो निम्न जाति के होते हैं, बल्कि बस ये पिछड़े होते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इसके अलावा कई ऐसे जातीय समूह हैं जो कि जातिगत भेदभाव के शिकार हैं। यानी कि ये जो एक आप देख रहे हो अन्य पिछड़ा वर्ग, इसमें कोई अनुसूचित जाति जनजाति नहीं, बल्कि इनके साथ साथ कई जातीय समूह भी आते हैं। अब यहाँ पे एक व्यक्ति थे काका साहेब कालेकर, इनकी अध्यक्षता में एक सबसे पहला पिछड़ा वर्ग आयोग यहाँ पे बना था और दूसरा कब बना था? 1979 में और पहला बना था 1973 में, ठीक है? इनके नेतृत्व में पहला बना था पिछड़ा वर्ग आयोग 1953 में, दूसरा बना 1979 में जिसे हम मंडल आयोग भी कहते हैं। इस मंडल आयोग ने संविधान में आरक्षण की जो बात थी उसको और भी ज्यादा प्रबल कर दिया था, ठीक है? आज अन्य जो पिछड़े वर्ग हैं उनमें भारी विषमता हमें देखने को मिलती है। एक तो जो ओबीसी वर्ग है वो कहीं एक किसान है, यानी कि एक तो वो वर्ग जो ओबीसी है और एक वो वर्ग जो धनी किसान है। दूसरी ओर गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने का दूसरा वर्ग है, जिन्हें आजकल हम क्रीमी लेयर, मलाईदार तबका व नॉन क्रीमी लेयर के बीच में मानते हैं। बेसिकली एक वो व्यक्ति है जो मलाई खाता है, एक वो व्यक्ति है जिसके पास दूध तक नहीं, ठीक है? तो इस तरीके से हमने समाज को बांट रखा है। अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, इस अधिनियम में दलितों तथा आदिवासियों के अधिकारों को मजबूत करने हेतु कई सारे प्रावधान किए गए। संवैधानिक संशोधन 93 अधिनियम 2005, इस अधिनियम के द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं में अन्य पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। यानी कि देखो, सबसे पहले हमने क्या समझा कि अन्य पिछड़ा वर्ग होते क्या है, ठीक है? उसके बाद कौन-कौन से आयोग यहाँ पे संगठित किए गए, किस तरीके से बाँटते हैं और ये 2 अधिनियम 89 2005, ये 2 अधिनियम आप याद रखें, ठीक है? अब इसी में दूसरा क्वेश्चन समझिए। भारत के संदर्भ में नगरीकरण और औद्योगिकरण का हमें वर्णन करना है। चलिए वर्णन करते हैं। तो देखिए, भारत के संदर्भ में नगरीकरण और औद्योगिकरण। औद्योगिकरण का संबंध बेसिकली किससे होता है? यांत्रिकी, यानी कि बेसिकली मशीन उत्पादन से संबंधित होता है, जो कि ऊर्जा के गौरवमानी संसाधनों पर निर्भर होता है। गौरवमानी यानी कि बेसिकली ऐसे ऊर्जा के संसाधन जो कि ना तो पर्यावरण को प्रदूषित करें और अच्छे तरीके से कम खर्च में एक तरीके से उनका काम होता है।
इसमें ज्यादातर लोग कारखाने, दफ्तर, दुकान, बेसिकली यही होते हैं व्यापार के लिए, कारखाने, दफ्तर या दुकानें, इनमें काम करते हैं। इसके कारण कृषि व्यवसाय जो है उसमें काफी कमी आती जा रही है। औपनिवेशिक काल के नगरीकरण में पुनः जो हमारे पुराने शहर थे उनका अस्तित्व काफी कमजोर होता गया था। उनकी जगह पे जो नए व्यापारिक शहर थे ये यहाँ पे काफी उद्भव और विकसित हुए। नगरीकरण को औद्योगिकरण से जोड़ के देखा जा सकता है क्योंकि दोनों ही एक ही साथ होने वाली प्रक्रिया है। बेसिकली मुझे क्या करना था, ये वाला जो पॉइंट है हमारा, पॉइंट नंबर सेकंड, इससे मुझे पहले बोलना चाहिए था कि नगरीकरण और औद्योगिकरण दोनों को एक साथ मिलकर देखा जा सकता है क्योंकि दोनों एक साथ होने वाली प्रक्रिया है। कई बार हमें औद्योगिकरण का क्षरण भी देखा गया है कि औद्योगिकरण की वजह से कुछ नकारात्मकता भी देखी गई। जैसे भारत में कुछ पुराण परंपरागत जो नगरीय केंद्र थे, ठीक है, धार्मिक केंद्र, उनका पतन हुआ है। जिस तरह से ब्रिटेन में उत्पादन व निर्माण को बढ़ावा मिला था उसके विपरीत भारत में गिरावट है। यानी कि जब ब्रिटेन था उसने हम पे राज कर रखा था, तो उसमें क्या था, ब्रिटेन उसके खुद के मूल देश में वहां पे क्या था कि अ, हाँ, नगरीय केंद्र जो थे वो क्या हो रहे थे, वहां पे विकसित हो रहे थे, लेकिन भारत में गिरावट आ रही थी। प्राचीन नगर जैसे सूरत और मछलीपट्टनम, इनका अस्तित्व काफी कमजोर होता जा रहा था। सरकार के द्वारा बगान के जो मालिक हैं इनको सुविधा और फायदा पहुंचाने के लिए मजदूर व ठेकेदारों को कार्य पूरा भी नहीं करवाया जाता था, बहुत ज्यादा कार्य कराया जाता था, पैसे भी नहीं दिए जाते थे और कार्य पूरा ना होने पर सजा भी दी जाती थी। ऐसे बहुत से हमें औद्योगिक क्षरण देखने को मिलते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत में आर्थिक स्थिति जो थी वो काफी ज्यादा सुधरी। समाजशास्त्री एम एस राव, इन्होंने लिखा कि भारत ने अनेक गांव तेजी से बढ़ रहे नगरीय प्रभाव में आ रहे थे, यानी कि गांव जो थे वो एक तरीके से नगर बन रहे थे। ब्रिटिश साम्राज्य की अर्थव्यवस्था में नगरों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। उपभोग की वस्तुओं का निर्यात आसानी से मतलब आसानी से किया गया। समुद्री तटीय नगर जैसे कि बंबई, कलकत्ता, मद्रास, ये काफी उपयुक्त माने जाते। बेसिकली नगरीकरण और औद्योगिकरण दोनों एक ही साथ होने वाली प्रक्रियाएं हैं, ठीक है। तो औद्योगिकरण पहले कैसे होता है ये हमने समझ लिया, और किस तरीके से जो कृषि में लोग थे वो औद्योगिकरण की तरफ आ रहे हैं, जिससे कि जो कृषि है वो काफी कम होती जा रही है। और औद्योगिकरण का क्षरण देखा गया है जिसमें हमारे जो जो जगह थी, धार्मिक स्थान थे, वो तो एक तरीके से खत्म होते जा रहे थे औपनिवेशिक काल में। और जब हम स्वतंत्र हुए तब हमने औद्योगिकरण को सुधारा, नगरीकरण को सुधारा, अब गांव भी नगर बन रहे हैं, सुविधाएं पहुंच रही हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे सारी चीजों को एक्सप्लेन कर दें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 32 के ये दोनों ही पार्ट्स, पहला और दूसरा, आई होप आपको अच्छे से यहाँ पे क्लियर हो गए। अब इसी चीज को आप यहाँ पे इजीली इंग्लिश में देख सकते हो। डिस्क्राइब द अदर बैकवर्ड क्लासेस, डिस्क्राइब अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले अदर बैकवर्ड क्लासेस को आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये लिखे हुए सारे के सारे पॉइंट्स, इजीली तरीके से आप इसे रीड आउट कर सकते हैं। और उसके बाद अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, इस तरीके से आप यहाँ पे इसे रीड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा सेक्शन नंबर सी भी कंप्लीट हो गया है। अब आता है हमारा सेक्शन नंबर डी। बेसिकली इस सेक्शन में क्या है, टोटल 3 प्रश्न है। 2 क्वेश्चन नॉर्मली हैं, एक क्वेश्चन में उसमें चॉइस भी है, और एक क्वेश्चन है हमारा पैसेज पे बेस्ड। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, उपनिवेशवाद के कारण जाति व्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन आया है। यानी कि जब उपनिवेशवाद था और उसके बाद क्या परिवर्तन आया जाति व्यवस्था, अथवा में है जातियों व जनजातियों के प्रति भेदभाव मिटाने के लिए उठाए गए पहलुओं का हमें वर्णन करना, ठीक है। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 33 को। तो अब आता है हमारा 33 का पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो उपनिवेश के कारण जाति व्यवस्था में कई परिवर्तन आए। तो देखो, हमारी जो प्राचीन भारतीय परंपरा के अकॉर्डिंग जो जाति व्यवस्था थी, वर्तमान में अब वो नहीं है, क्योंकि लोगों का मानना है ये किसकी देन है, उपनिवेशवाद की देन। तो शुरुआत होती है जब ब्रिटिशों ने हम पर राज करना शुरू किया था, भारत पे राज करना शुरू किया था। तो उन्होंने एक कुशलता पूर्वक मजबूत तरीके से शासन करने के लिए क्या किया, हमारी जातीय व्यवस्था की जो जटिलताएं हैं उसको समझना शुरू किया। और इस संबंध में उन्होंने 1860 के दशक में बहुत से प्रयत्न यहाँ पे शुरू किए, जिसके लिए उन्होंने जनगणना भी करवाई, जिसके तहत 1881 में पहली जनगणना हुई। अब इसी संबंध में जो हार्वर्ड रेजुलेशन है, इन्होंने 1901 में एक जनगणना की,
अब जनगणना तो बहुत हुई थी, इनका क्यों जिक्र है? क्योंकि ये महत्वपूर्ण इसलिए थी, इस जनगणना के द्वारा जाति के सामाजिक अधिग्रहण के बारे में जानकारी इकट्ठी करने का प्रयत्न किया गया था। अर्थात श्रेणी क्रम में प्रत्येक जाति की सामाजिक दृष्टि के अनुसार कितना ऊंचा नीचा स्थान है, इसका आकलन। यानी कि ये जो हार्वर्ड रिलेशन थे, इनने जो 1901 में जनगणना की गई, उसका महत्वपूर्ण स्थान इसलिए दिया जाता है इस क्वेश्चन में, इस टॉपिक में, क्योंकि इससे समाज में कौन सी जाति किस स्तर पे है, ऊंच नीच, ठीक है, स्तर वाइज जातियां कौन सी, किसको कितना सम्मान मिलता है, और श्रेणी का यहाँ पे समझने का प्रयत्न किया गया। साथ ही साथ अधिकृत क्रम में जाति की इस गणना के कारण भारत में जाति नामक संस्था की पहचान और भी ज्यादा सामने आई। अनेक कानून, भू राजस्व बंदोबस्तों ने उच्च जातियों का आधारित अधिकारों को वैध मान्यता प्रदान करने का कार्य किया। यानी कि अंग्रेजों ने देखा कि अगर हम ऊंची जाति के लोगों को यहाँ पे सम्मान देते हैं, उनके लिए कानून बनाते, तो वो हमारे साथ हो जाएंगे, ठीक है। और अंग्रेजों को यही चाहिए था, फूट डालो राज करो। उन्होंने किया गया, बहुत से कानून बना दिए, भू राजस्व बंदोबस्त उन्होंने तैयार कर दिए। इसी वजह से वो इन लोगों पर अपना प्रभुत्व जमाने में सफल हुए। बड़े पैमाने पर सिंचाई की इन्होंने योजनाएं प्रारंभ करवाई, लोगों को बसाने का कार्यक्रम शुरू किया। इन सभी प्रयासों से एक जातीय आयाम खड़ा हुआ। प्रशासन ने पद दलित जातियां, यानी कि ऐसे जाति जहाँ पे जहाँ पे दलित जाति के लोग कार्यरत थे, यानी कि जिन्हें उन दिनों हम दलित वर्ग कहा करते थे, ये कल्याण में भी रुचि रखते, तो इनको भी इन्होंने क्या किया, सम्मान देना, एक तरह से कह सकते हैं थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं शुरू किया। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि उपनिवेशवाद के कारण जातीय व्यवस्था में ये कुछ परिवर्तन आए। अब देखो यहाँ पे कि इन्होंने कुछ और परिवर्तन किए, जैसे कि भूमि की बंदोबस्ती इन्होंने कर दी। साथ ही साथ इन्होंने अधिनियम लाया 1935 का, क्या, अनुसूचित जाति जनजातियों को कानूनी मान्यता इन्होंने दे दी। इसमें उन जातियों को शामिल किया गया था जो औपनिवेशिक काल में सबसे निम्न जातियां थी, कि जितनी भी अनुसूचित जाति जनजाति, चाहे उच्च हो निम्न हो, सभी को शामिल किया गया। समाज के विभिन्न वर्गों के मूल्यों को, विश्वासों को, रीति रिवाजों को यहाँ पे समझने की कोशिश की गई। जनगणना भारत की जातियों तथा उपजातियों की संख्या तथा आकार का पता लगाना, ये सभी अंग्रेजों का एक अहम कार्य बन गया। तो इस तरीके से उपनिवेशवाद के दौरान जाति किस तरीके से प्रभावित हुई, जाति व्यवस्था किस तरीके से प्रभावित, आयो समझ। अथवा में है जातियों व जनजातियों के प्रति भेदभाव मिटाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए, उनके पहलुओं का वर्णन। तो देखो, जातियों तथा जनजातियों के लिए सबसे पहले राज्य के द्वारा जो कदम उठाए गए उसे समझो। तो राज्य ने क्या क्या कदम उठाए? सबसे पहला, राज्य ने अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए एक राज्य, यानी कि राज्य स्तर पर, और एक केंद्रीय विधान मंडलों का यहाँ पे मतलब केंद्रीय हो गए, राज्य विधानमंडल हो गए, यहाँ पे इन्हें आरक्षण दे दिया। साथ ही साथ सरकारी नौकरी में आरक्षण दे दिया। इनके लिए जो अस्पृश्यता, छुआछूत का एक जो रूढ़िवादिता चली आ रही थी, उसको खत्म कर दिया अनुच्छेद 17 लाके। 1850 का जातीय नियोग्यता निवारण अधिनियम ये काम आया। अनुसूचित जाति व जनजाति अस्पृश्यता का उन्मूलन 1989 में किया गया था। उच्च शैक्षिक संस्थानों में 1903 संविधान संशोधन के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया गया। तो ये कुछ 3 से 4 सरकार के द्वारा यहाँ पे कदम उठाए गए। अब सरकार के अलावा कई और कदम उठे, जैसे कि गैर सरकारी प्रयास, यानी कि जो सरकार के अंडर में नहीं, स्वाधीनता पूर्व, यानी कि स्वतंत्रता से पहले औपनिवेशिक काल में ज्योतिबा फुले, पेरियार, सर सैयद अहमद खान, डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, ये सभी इन्होंने कहीं ना कहीं जितने भी जाति जनजाति व्यवस्था थी, इनको और ज्यादा उभारने का प्रयास किया। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी और कर्नाटक में दलित संघर्ष समिति इसके अहम रहे थे। विभिन्न भाषाओं के साहित्यों ने भी इसमें बहुत योगदान दिया। अब यहाँ पे कुछ सामाजिक आंदोलन हुए, जैसे कि सत्यशोधक समाज आंदोलन ज्योतिबा फुले के द्वारा, श्री नारायण धर्म प्रतिपालन योगम आंदोलन नारायण गुरु द्वारा, आत्मसम्मान आंदोलन एवी रामास्वामी द्वारा। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी इजीली तरीके से, जो मैंने आपको यहाँ पे समझाई है। सेक्शन डी के तीनों क्वेश्चन, उपनिवेशवाद के कारण जाति व्यवस्था में क्या अंतर आया, जातियों व जनजातियों के प्रति भेदभाव को मिटाने के लिए क्या सरकार ने यहाँ पे प्रबंध
किए थे। तो पहले राज्य के द्वारा क्या प्रबंध किए गए, गैर सरकारी क्या थे और सामाजिक क्या, ठीक है। इसी तरीके से आप इंग्लिश में देख सकते हो, व्हाट आर द चेंजेस ब्रॉड अबाउट द कास्ट सिस्टम ड्यू टू कॉलोनिज्म, डिस्क्राइब द एस्पेक्ट टेकन टू इरेडिकेट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट कास्ट एंड ट्राइब्स। सबसे पहले हाँ चेंजेस देख लो आप कौन कौन से हैं, अंग्रेजों ने जो चेंजेस किए उसके बारे में। उसके बाद ये चीज आप अभी देख सकते हो कि कौन कौन से कदम उठाए गए राज्य के द्वारा, नॉन गवर्नमेंट एफर्ट्स एंड सोशल सोशल मूवमेंट। आगे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 34, 6 मार्क्स का है। स्त्रियों के अधिकारों व उनकी स्थिति के लिए 19वीं सदी में हुए सुधार आंदोलन का वर्णन। बेसिकली 19वीं शताब्दी में स्त्रियों के अधिकार, उनकी स्थिति, इसको सुधारने के लिए जो आंदोलन चले उसके बारे में हमें समझाना है। तो देखो बहुत से आंदोलन चले थे यहाँ पे, जिनमें से सबसे पहला आंदोलन देखो यहाँ पे ये है, स्त्री पुरुषों में असमानता सामाजिक है ना कि प्राकृतिक है, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ यदि पुरुष प्राकृतिक आधार पर असमान है तो क्यों कुछ महिलाएं समाज के शीर्ष स्थान पर पहुंच जाती, यानी कि ऐसा माना जाता है कि स्त्री और पुरुष में ये जो समानता भेदभाव का बेसिकली एक तरीके से असमानता का ये जो प्रकोप चला आ रहा है, ये कैसा है, समाज के द्वारा दिया गया ना कि प्राकृतिक है, ठीक है। अगर ये प्राकृतिक होता तो क्या कोई महिला किसी उच्च पद पर पहुंचती। मैंने बहुत से वीडियो में आपको एग्जाम्पल दिया है, वर्तमान के राष्ट्रपति महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, या फिर नाम मुझे उनका सही से नहीं आ रहा है, माफ कीजिएगा, आप कमेंट बॉक्स में मुझे उनका सही नाम बताइएगा, ठीक है। तो जो कि एक तरीके से कह सकते हैं किसी अन्य पिछड़े वर्ग से संबंध रखती है, तो ऐसी महिला इतने उच्च पद पर पहुंच गई, तो सिंपल सी बात है भाई, ये चीज प्राकृतिक तो होगी नहीं, समाज के द्वारा बनाई गई होगी, ठीक है। तो जो भेदभाव फैला हुआ है ना, उसको खत्म करने के लिए बहुत से आंदोलन हुए। दुनिया देश में आज भी ऐसे समाज हैं जहां परिवारों में महिलाओं की सत्ता व्याप्त है, जैसे कि केरल के नायर परिवारों में और मेघालय की खासी जनजातियां जो है, इनमें महिलाओं की सत्ता जो है वो यहाँ पे व्याप्त है। यदि महिला जैविक या शारीरिक आधार पर अयोग्य समझी जाती हो तो वह कैसे सफलतापूर्वक कृषि व्यापार इसे चला पाती। यानी कि बेसिकली यदि समाज जो है वो महिला को जैविक या शारीरिक आधार पर अयोग्य समझती है तो वो कि तो महिला जो है वो आखिर कैसे कृषि व्यापार को अच्छे से चला पाती है। ये कहना न्याय संगत होगा कि स्त्री पुरुष के बीच असमानता के निर्धारण में जैविक प्राकृतिक शारीरिक तत्वों की कोई भूमिका नहीं होती है, बल्कि ये समाज के द्वारा ही बनाए गए। अब देखो यहाँ पे बहुत से आंदोलन, तो राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के ऊपर, ठीक है, किसने, राजा राम मोहन राय ने किसके ऊपर, सती प्रथा और बाल विवाह जो है इसके इसका विरोध किया। साथ ही साथ इन्होंने विधवा पुनर्विवाह पर स्वीकृति दी। ज्योतिबा फुले, इन्होंने जातीय व लैंगिक अत्याचारों के विरोध में आंदोलन किए थे। रनाडे, इन्होंने विधवा पुनर्विवाह जो है इसको स्वीकृति दी थी, इसको जो अस्वीकार करते थे उनके खिलाफ आंदोलन चलाए। ताराबाई शिंदे, इन्होंने स्त्री पुरुष की जो तुलना थी उसमें लिखा, जिसमें गलत तरीके से पुरुषों को ऊंचा दर्जा देने की बात की गई है, इसका इन्होंने विरोध किया। सर सैयद अहमद खान, इन्होंने इस्लाम में सामाजिक सुधारों के लिए लड़कियों के लिए स्कूल तथा कॉलेज खोले ताकि इस्लाम में जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनको अच्छे से समझाया जा सके, जागृत किया जा सके। दयानंद सरस्वती, इन्होंने नारियों की जो शिक्षा है इसमें योगदान दिया। बेगम रुकैया हुसैन, इन्होंने सुल्तान जहां ड्रीम नामक की एक किताब लिखी, जिसमें हर लिंग को यानी कि स्त्री पुरुष दोनों को बराबर का दर्जा देने की बात कही गई, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ 1931 में कराची में भारतीय कांग्रेस के द्वारा एक अध्यादेश जारी किया गया और स्त्रियों को बराबरी का हक देने पर बल दिया गया। सार्वजनिक रोजगार, शक्ति, सम्मान, इन संबंध में स्त्रियों को अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा, ये कहा गया। 1970 में कई अहम मुद्दों पे जोर दिया गया, जैसे कि पुलिस हिरासत में बलात्कार नहीं होगा, दहेज हत्या आदि ये नहीं किया जाएगा, स्त्रियों को मत डालने का अधिकार मिलेगा, सार्वजनिक पदाधिकार करने का अधिकार मिलेगा, इनके सार्वजनिक स्तर पर जो पद होते हैं उन पर भी आपको अधिकार दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि स्त्रियों के अधिकारों और उनकी स्थिति से संबंधित बहुत से आंदोलन हुए। पहले सिर्फ और सिर्फ समाज, मतलब ये जो विविधता फैली हुई है
असमानता फैली हुई है, ये कैसी है? सामाजिक है। अब इसको देखते हुए बहुत से आंदोलन आपको यहाँ पे समझ में आए होंगे। ये यहाँ पे बेसिकली 7 से 8 आंदोलन हैं, इनको आपको याद कर लेना है, 6 मार्क्स आपको मिल जाना है, ठीक है? इसी तरीके से इसको आप यहाँ पे इंग्लिश में देख सकते हैं। Describe the reforms movements that took place in the 19th century for the rights and status of women. ठीक है, तो देयर वर मैनी रिफॉर्म्स मूवमेंट्स इन द 19th सेंचुरी फॉर द राइट्स एंड स्टेटस ऑफ वुमेन। तो यहाँ पे देखो बेसिकली जो स्टार्ट हो रहा है आंसर वो हो रहा है यहाँ से, ठीक है, और उससे पहले ये इसका रीजन है आखिर क्यों है, और उसके बाद ये इसके पॉइंट्स। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35, ये एक अनुच्छेद पर आधारित है, ठीक है, नीचे दिए अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्नों का उत्तर दिए। अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद को हम पढ़ते हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये है हमारा अनुच्छेद, ठीक है, तो अनुच्छेद पढ़ते हैं। आधुनिकता का मतलब है सीमित संकीर्ण स्थानीय दृष्टिकोण पर कमजोर पड़ जाना और सार्वभौमिक प्रतिबद्धता और विश्व दृष्टिकोण का ज्यादा प्रतिभाशाली बन जाना। इस उपयोगिता में गणना विज्ञान की सत्यता को भावुकता और धार्मिक पवित्रता और अवैज्ञानिक तथ्यों के साथ में महत्व दिया जाता है। अब 2-2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आपसे पूछे। पहला क्वेश्चन है आधुनिकता से क्या तात्पर्य है, तो आधुनिकता से तात्पर्य के संबंध में आपको ये जो पूरा का पूरा पैसेज है यही लिख देना है, क्योंकि आधुनिकता का मतलब ही इसी में समझाया गया, तो 2 मार्क्स आपको इसी के मिलेंगे। अब यहाँ पे बात आती है पंथ निरपेक्षीकरण, ये क्या है? तो पंथ निरपेक्षीकरण बेसिकली धर्म के प्रभाव में कमी लाने के लिए आधुनिक युग में धार्मिक संस्थानों ने और लोगों के बीच में जो दूरी बढ़ गई है, ये इसका प्रभाव। बेसिकली पंथ निरपेक्षीकरण क्या है? धार्मिक प्रभाव को समाज में कम करने के लिए बहुत से संगठनों ने, लोगों ने आंदोलन किए, इसी को पंथ निरपेक्षीकरण कहते हैं, ठीक है। तो क्या है, धर्म के प्रभाव को कम करना ही पंथ निरपेक्षीकरण कहलाता है। इसी की वजह से धार्मिक संस्थान और जो लोग हैं इनके बीच में दूरी बढ़ती है। इसके सूचक हैं मानव का धार्मिक व्यवहार, वो किस तरीके का अपना धार्मिक व्यवहार रखता है, धार्मिक संस्थानों का संबंध तथा भौतिक प्रभाव इसके अंतर्गत आता है। अब आता है अगला, पश्चिमीकरण क्या है तथा भारत पर इसके प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो देखो पश्चिमीकरण है क्या? ब्रिटिश शासन ने लगभग भारत पर 150 वर्षों तक शासन किया। इस शासनकाल के दौरान प्रौद्योगिकी, संस्था, विचारधारा, मूल्य परिवर्तन, इन सभी को हम पश्चिमीकरण का नाम दें। जीवन शैली, भारत की जीवन शैली, चिंतन, भारतीय कला, साहित्य, संस्कृति, इन सभी पर पश्चिमीकरण का प्रभाव देखने को मिलता है। अन्य पश्चिमी सांस्कृतिक तत्व जैसे कि नए उपकरणों का प्रयोग, पोशाक, खाद्य पदार्थ, आम लोगों की आदतें, तौर तरीके, त्रिकोण का परिवर्तन, ये सारी चीजें आती हैं। मध्य वर्ग के एक पिछड़े हिस्से के परिवार में टेलीविजन का होना, फ्रिज, सोफा सेट, खाने की मेज, ये सभी पश्चिमीकरण को बढ़ावा देने की बात करते हैं, यानी कि सूचक है। श्रीनिवास के अनुसार निम्न जाति के लोग संस्कृतिकरण का हिस्सा है, जबकि उच्च जाति के लोग पश्चिमीकरण का। संस्कृतिकरण का मतलब होता है उच्च जाति के आदर्शों को अपनाना, और पश्चिमीकरण का मतलब होता है पश्चिमी संस्कृति के आदर्शों को अपनाना, ठीक है। तो निम्न जाति क्या है? संस्कृतिकरण में है, और उच्च जाति पश्चिमीकरण। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 35 के तीनों क्वेश्चन हो गए। आधुनिकता क्या है, पंथ निरपेक्षीकरण क्या है, और पश्चिमीकरण क्या है, इसका भारत पर क्या असर पड़ा। इसी तरीके से आप इसे इंग्लिश में देख सकते हो। व्हाट इज मीन्ड बाय मॉडर्निटी एंड डिस्क्राइब सेकुलराइजेशन, एंड व्हाट इज वेस्टर्नाइजेशन एंड डिस्क्राइब इट्स इम्पैक्ट ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से आपको 6 मार्क्स के ये सभी क्वेश्चंस आई होप इजीली तरीके से आसानी से समझ में आ गए, ठीक है। और आशा करता हूँ कि आज की ये जो वीडियो थी आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ में आई होगी, और जितने भी क्वेश्चन थे यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा भी दिए हैं। अगर कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन डाउट होता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हो, और जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा, ठीक है, ठीक है। और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।